हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, पेडागोजी की चौथी क्लास में आज हम पढ़ेंगे भाषा। एक होती है भाषा, एक होती है वाणी। अब भाषा किसे कहते हैं, वाणी किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा के सिद्धांत, भाषा के जनक, ये सब हम इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में दोस्तों कंपलसरी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। अब सीटेट का एग्जाम देते हैं हम तो 15 नंबर की पेडागोजी आती है, जो हिंदी पेडागोजी जो है कहलाती है। यहाँ से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों भाषा किसे कहते हैं। देखो, भाषा मौखिक अभिव्यक्ति की आधारशिला होती है। आधारशिला होती है। भाषा के द्वारा एक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है। भाषा के द्वारा एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा भाषा के द्वारा मानव को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। अब दोस्तों भाषा किसे कहते हैं, यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के बाद जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कुछ बोलता है या किसी से कुछ बात करता है, तो उसे भाषा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जब हम इसके जनक की बात करेंगे, भाषा के जनक की, तो एक आता भाषा विकास सिद्धांत। तो उसके जनक है चॉम्स्की। अगर चॉम्स्की के अनुसार पढ़ते हैं हम, तो भाषा जो होती है दोस्तों वो जन्मजात कहलाती है। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा कैसी होती है, तो दोस्तों लगानी है आपको जन्मजात, अन्यथा भाषा अर्जित की जाती है। इधर देखें, थोड़ा समझें। अब भाषा के जो तत्व होते हैं दोस्तों, वो 2 माने गए हैं। एक माना गया वंशानुक्रम और दूसरा माना गया वातावरण। अब इसमें से जो 30% या हम 30% रखेंगे इसको और 70% रखेंगे इसको, यानी एक व्यक्ति में सबसे ज़्यादा जो भाषा विकास का महत्वपूर्ण जो घटक और कारक माना जाता है वो वातावरण को माना जाता है। अब समझो, अगर चॉम्स्की की बात करें तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा को जन्मजात माना गया, अन्यथा जो भाषा होती है वो अर्जित कहलाती है। अन्यथा अन्य मानी जाए तो भाषा अर्जित की जाती है। अगर ये पूछे कि भाषा का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो दोस्तों आपको लगाना है वातावरण। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भाषा को प्रभावित करने वाला या विकसित करने वाला या भाषा को सिखाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, वातावरण। लेकिन इन दोनों के मिलने से भाषा का विकास होता है।
अगर ये पूछे कि भाषा विकास के सिद्धांत कौन है, तो चॉम्स्की लगाना। चॉम्स्की के अनुसार भाषा कैसी होती है, जन्मजात होती है। अब मैंने लिखा है कि भाषा मौखिक अभिव्यक्ति की आधारशिला होती है, यानी जब कोई व्यक्ति बोलता है तो जब उसके समय हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है। सब एक व्यक्ति अंग्रेज है और एक यहाँ का है, और दोनों की जो भाषा होगी जब वो बोलेंगे तो पता चलेगा कि ये अंग्रेज है, ये इंडियन है। अगर एक व्यक्ति हम आगरा साइड का ले लें या इटावा साइड का ले लें या बिहार साइड का ले लें, और एक व्यक्ति अपने इंडियन का या जिला अलीगढ़ का ले लें, कहीं का भी ले लें, तो उसके हिसाब से जब दोनों की जब भाषा बोली जाएगी तो दोनों को देखकर हम बता सकते हैं। जब वो कुछ बोलेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति से बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का है, ये डिस्ट्रिक्ट आगरा का है, ये डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का है, ये बिहार राज्य का है। यानी जब भी हमें किसी व्यक्ति की पहचान होती है वो उसकी भाषा से होती है, क्योंकि भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि भाव का दूसरा संवेग होता है। तो जो सांकेतिक भाषा होती है हमारी, जो सांकेतिक भाषा होती है, हम उसको भाव कहते हैं। विचार शब्द, अभी आपको भूख लग रही है, आपने बोला सर मुझे भूख लग रही है, तो आपने जो विचार प्रकट किए हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया है, भाषा का प्रयोग किया है। ध्यान रखना कि भाषा जो होती है चॉम्स्की के अनुसार जन्मजात होती है, अन्यथा अर्जित मानी जाती है। भाषा के तत्व कितने होते हैं, 2 होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम कितना माना जाता है, 30% माना जाता है, जबकि वातावरण कितना माना जाता है, 70% माना जाता है। अब इसके साथ में दोस्तों एक चीज और आती है, वाणी। अब वाणी किसे कहते हैं दोस्तों, तो वाणी भाषा का रूप होता है। वाणी भाषा का एक विशिष्ट रूप होता है, यानी तथा वाणी को एक परिवर्तनशील माना जाता है। अब दोस्तों कुछ लोग ये समझ लेते हैं जो भाषा और वाणी है वो दोनों एक है, जबकि अलग है, क्योंकि भाषा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जबकि वाणी उसका एक छोटा रूप होता है। आपने कहावत सुनी होगी, 4 कोस पे पानी बदले और 8 कोस पे वाणी। तो इसका एक छोटा स्वरूप क्या होता है, वाणी होती है। यानी प्रत्येक क्षेत्र की अपनी जो वाणी और बोली होती है, इसका दूसरा नाम दोस्तों बोली भी होता है। अब हमारे यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र की खड़ी बोली होती है, अवधी बोली होती है, ये सबकी अपनी अलग अलग होती है। मथुरा साइड में हम जाएंगे तो वहाँ की अलग बोली है, हमारे यहाँ की अलग बोली है, कहीं और की अलग बोली होती है। तो वाणी जो होती है दोस्तों वो होती है अलग, और भाषा होती है अलग। यानी भाषा का एक छोटा रूप वाणी को माना जाता है। वाणी परिवर्तनशील होती है, जी हाँ, जबकि भाषा अपरिवर्तनशील होती है। किसी व्यक्ति की पहचान किससे होती है, भाषा से होता है। और किसी व्यक्ति की जो सबसे पहले प्रयोग करता है वो किसको प्रयोग करता है, वो सांकेतिक भाषा को प्रयोग करता है। अभी आप इसको नोट करें, फिर चलते हैं इसके प्रकार से। अगर ये पूछे भाषा के तत्व कितने हैं, तो 2 हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम से कितनी % भाषा मिलती है, 30%। कैसे, कभी आपने सुना होगा कि इसके मम्मी पापा में से इसकी मम्मी बहुत बात करती हैं, तो उनकी होने वाली उन संतानों में से एक संतान भी ज़्यादा बात करेगी। कभी कभी पापा बहुत चुप रहते हैं, तो उनकी संतानों में से कोई एक संतान ऐसी होगी जो बिल्कुल चुप होगी। आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों प्रकार भाषा के, इसके दोस्तों 3 प्रकार हैं और क्रम से हैं। सबसे पहले सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अगर दोस्तों ये सीटेट में 3 से 4 बार पूछे गए, क्रम से हैं। यानी ये जो अगर ये पूछे
कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब समझे कैसे, देखो नोट डाल के। सबसे पहले व्यक्ति एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। सबसे पहले जो बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो सबसे पहले वो किस भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। दूसरा देखें दोस्तों, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी मौखिक भाषा से होती है। ठीक है दोस्तों, मौखिक भाषा को प्रथम या मुख्य भाषा माना जाता है। ठीक है, एक और देखें, लिखित भाषा को गौड़ या द्वितीय भाषा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, लिखित भाषा उत्पाद यानी प्रोडक्ट तैयार कराती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखते हैं, लिखित भाषा को स्थायी भाषा भी माना जाता है। अब समझना, मैंने बताया कि आपको भाषा के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। पहली सांकेतिक भाषा, दूसरी मौखिक भाषा और तीसरी लिखित भाषा। क्रम से पूछे गए, सीटेट की पेडागोजी में कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है, तो पहले सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा लिखित भाषा। अब समझें, अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक व्यक्ति सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करता है, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। यानी पहले हवा, जो भी उसके आँख जो भी चलती हैं, तो सबसे पहले वो किस भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा को। अगर हम यह बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए दोस्तों मौखिक भाषा का प्रयोग किया था। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है? ऐसी भाषा जब वो व्यक्ति मुँह खोलता है तो हमें पता चलता है कि ये किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। जब तक वो मुँह नहीं खोलेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र का रहने वाला है। अगर ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को प्रथम भाषा या मुख्य भाषा माना जाता है, तो मुख्य भाषा जो होती है, वो प्रथम भाषा जो होती है दोस्तों, उसको मौखिक भाषा माना जाता है। ठीक है, अब ये पूछता है कि लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है, तो लिखित भाषा गौड़ भाषा या द्वितीय भाषा होती है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रोडक्ट
यानी उत्पाद तैयार कराती है। अब उत्पाद क्या होता है दोस्तों, जो वस्तु हमारे साथ रहती है, जो हमारे पास रहती है, वो प्रोडक्ट कहलाती है। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर रहे हैं, तो जब मैं आपको बाद में नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको जब जरूरत पड़ती है कि भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप अपनी नोटबुक निकालकर, कॉपी निकालकर उसको पढ़ सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट के रूप में आपके पास में कौन सी भाषा होती है, लिखित भाषा होती है। अब लिखित भाषा कैसी होती है, स्थायी भाषा होती है, यानी एक बार जो आपने लिख लिया वो लिखा रहता है, ऐसा नहीं उसकी जगह कोई और दूसरा लिखा जा सकता है, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हो सकता कि आज आपने स्थायी लिखा है कल उसकी जगह वो अस्थायी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको लिखाया कि भाषा के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार हैं, तो कल जाके 4 प्रकार नहीं हो जाएंगे, 5 नहीं हो जाएंगे, 2 नहीं हो जाएंगे, ये हमेशा के लिए 3 रहेंगे। और आज आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया कि भाषा के प्रकार कितने हैं, 3, तो कल ये कॉपी में 4 नहीं हो जाएंगे या 2 नहीं हो जाएंगे, 3 के 3 ही रहेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रथम भाषा कौन सी प्रयोग करता है, तो प्रथम प्रयोग ये वाली है। मुख्य भाषा कौन सी है दोस्तों, तो मौखिक भाषा है। और गौड़ भाषा कौन सी है दोस्तों, तो लिखित भाषा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गौड़ भाषा है, लिखित भाषा कौन सी प्रथम भाषा है, सांकेतिक भाषा, मुख्य भाषा कौन सी है, मौखिक भाषा। किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप एक और होता है कि भाषा के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाषा के कार्य। यहां से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं कि ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी जो भाषा को लाया गया। तो पहला हम बात करेंगे विचारों को प्रकट करने के लिए, दूसरा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नेक्स्ट ध्यान खींचने के लिए, नेक्स्ट सामाजिक संबंध के लिए, नेक्स्ट शैक्षिक उपलब्धि के लिए, नेक्स्ट सामाजिक मूल्यांकन के लिए, नेक्स्ट राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए, राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, एक को लिखेंगे व्यक्तित्व के विकास के लिए, ये है। इतने कार्य होते हैं भाषा के, बहुत सारे भी हैं, लेकिन अभी हम इतने को पढ़ ले रहे हैं। यहाँ से कंपलसरी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना अपना कि भाषा
क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहले विचारों को प्रकट करने के लिए मैं एक और लिख दे रहा हूँ, संवेगों का स्थानांतरण करने के लिए सबसे पहले भाषा का प्रयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप अपने विचार खुलकर प्रकट कर सकें। यानी जब आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई बात आ रही है, कोई कुछ भी आ रहा हो, आप उसे अपनी मौखिक भाषा के द्वारा प्रकट करें। तो विचारों को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब सपोज एक व्यक्ति है, वो बोल नहीं पाता, तो संकेत के द्वारा हो सकता है। अगर नहीं बोल पा रहा तो लिखित भाषा के द्वारा। पहले आपने देखा होगा चिट्ठी चला करती थी, टेलीग्राम जो भी हुआ करते थे, तो चिट्ठी जाया करती थी, तो चिट्ठी जो लिख के जाया करती थी तो भाषा के द्वारा, लिखित भाषा के द्वारा ही तो ट्रांसफर होता था कि भाई आज हमने ये लिखा है अपने बारे में, वो लेटर आपने पोस्ट कर दिया। तो अपने विचार आपने लिखित भाषा में प्रकट किए, वो किसके द्वारा? मौखिक, मतलब लिखित भाषा के द्वारा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम भाषा के कारणों की बात करेंगे तो 3 प्रकार की भाषा को ध्यान में रखकर करेंगे, इतना ध्यान रखना। एक मैंने पढ़ाया आपको मौखिक, पहली सांकेतिक, पहली मैंने पढ़ाया सांकेतिक, दूसरी मौखिक और तीसरी लिखित। तो इन तीनों को ध्यान में रखकर जितना भी कार्य होगा, जरूरी नहीं कि मौखिक भाषा ही प्रयोग की जाए, जरूरत पड़ने पर सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाए। कभी आपने सुना आंखों ही आंखों में बातें हो जाती है, इशारों ही इशारों में बातें हो जाती हैं, तो वो किस भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा। अब सपोज एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो चुपके से बोलता है, आंखों ही आंखों में इशारा कर लेता है, तो वो विचार उसने जो प्रकट किए आंखों ही आंखों में, किस भाषा से प्रयोग किए? सांकेतिक भाषा से। अब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सपोज आपकी कोई ऐसी आवश्यकता है, जब तक आप उसे प्रकट नहीं करेंगे क्या तब तक वो पूरी हो जाएगी? तो जब प्रकट करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का। अब सपोज या तो आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, या मौखिक भाषा का, या लिखित भाषा का। एक व्यक्ति बोल नहीं पाता तो वो या तो इशारों से समझाएगा या लिखकर बताएगा कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, या मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या मुझे बुक्स चाहिए, या मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो जो कुछ भी प्रकट करेगा इन तीनों भाषाओं से एक भाषा का प्रयोग करेगा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाषा विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जी हाँ। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, जी हाँ। अब नेक्स्ट आता है ध्यान खींचने के लिए। सपोज आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जब कोई बालक एक अच्छी प्रकार से किसी क्वेश्चन का आंसर देता है, जिससे उस सारे क्लास में जो स्टूडेंट बैठे उन सबका ध्यान उस बालक की तरफ आता है, तो वो कौन सी भाषा के द्वारा? मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। अगर आपने सपोज आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में एक व्यक्ति के ये समझ लो को 78% आए हैं, तो वो कौन सी भाषा से आए? लिखित भाषा से आए, लिखित। अब जब उसकी मार्कशीट छप के आएगी तो सब लोग उसकी 78% को देखकर बड़े खुश होंगे कि यार ये यूनिवर्सिटी टॉपर है, या ये जिला टॉपर है, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, या स्टेट टॉपर है। तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया था उसने? लिखित। सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा लिखता है। या जब वो अपने विचार प्रकट करता है, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छी स्पीच देता है तो सभी व्यक्ति उसको सुनने के लिए तरस जाते हैं, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सामाजिक संबंध बनाने के लिए, अब देखो आपकी जो भाषा है वो तय करती है कि आप किस तरह से विचार प्रकट करते हैं। अगर आप कटु वचन प्रकट करते हैं, कटु वचन यानी जब भी आप बात करते हैं किसी समाज में तो कड़वे वचन बोलते हैं कि यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सबको मार दूंगा, तो क्या सामाजिक संबंध आपके अच्छे होंगे? जी नहीं होंगे। लेकिन जब आप एक समाज में एक अच्छे प्रकार से व्यवहार करते हैं तो हो सकता है आपके संबंध बहुत अच्छे हों। तो इन सबको करने के लिए हम किसका भाषा का प्रयोग करते हैं? सामाजिक संबंध बनाने के लिए। शैक्षिक उपलब्धि के लिए, अब शैक्षिक उपलब्धि के लिए आपका एग्जाम हो रहा है, पेपर हो रहे हैं आपके। अब पेपर होने पर आपकी आई 80%। अभी सपोज बीटीसी के पेपर चल रहे हैं, अब बीटीसी के पेपर में जब आप लिखेंगे उसमें कौन सी भाषा? लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे लिखते समय, तो आपको शैक्षिक उपलब्धि मिलेगी ना। अब 2 स्टूडेंट हैं, अब ये दो, एक ये पेपर दे रहा है, एक ये पेपर दे रहा है, इसके 60% आए और इसके 80% आए, तो इन दोनों ने किस भाषा का प्रयोग किया? लिखित भाषा का। तो लेकिन इस वाले ने जो लिखित भाषा का प्रयोग किया है वो अच्छे तरीके से किया है, लेकिन इस वाले ने जो लिखित भाषा का प्रयोग किया है वो अच्छे तरीके से नहीं किया है। तो भाषा का प्रयोग शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। सामाजिक मूल्यांकन के लिए, जब एक व्यक्ति आपसे ये आकर कहे कि यार आप चुप हो जाओ, आप बहुत गंदी बातें करते हो, आप हर से लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आपने उसका आपने मूल्यांकन कर दिया उस व्यक्ति ने। जब आप किसी समाज में जाते हैं और लड़ाकू लड़ाई झगड़े वाली बातें करते रहते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आकर ये कहे कि भाई आप अपने विचार प्रकट मत कीजिए, आप बहुत भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आपका सामाजिक मूल्यांकन हो गया। राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए, जब आपके विचार और आपकी स्पीच भारत से बाहर
बाहर भी जाएं और नेशनल लेवल पर बात की जाए कि वो वाला व्यक्ति बहुत अच्छी स्पीच देता है, तो वो कौन से होंगे? राष्ट्रीय भावना। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, सद्भावना का विकास कैसा होगा कि जब आपकी स्पीच को, आपकी भाषा को मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्रदान की जाए, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए दोस्तों देखो, व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है उभयमुखी। 3 प्रकार का होता है, जिसे बताया जुंग ने, यानी युंग। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमारा होगा जुंग और हिंदी में पढ़ेंगे तो युंग होता है। एक अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने विचार खुलकर भी नहीं प्रकट कर पाता, उसे कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी तब भी वो ढंग से नहीं बोल पाएगा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो होता है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी अपने विचार प्रकट कर देता है और जल्दबाजियों का गलत काम कर देता है। उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो होता है जब वो परिस्थिति के अनुसार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बन जाता है, वो उभयमुखी कहलाता है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए अब संवेगों के स्थानांतरण के लिए कैसे होता है? अब संवेगों के स्थानांतरण के लिए हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सांकेतिक भाषा। क्योंकि जो संवेग होते हैं वो जन्मजात होते हैं, वो दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस जरूर किए जाते हैं। सब किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके चेहरा, मुंह लाल, पूरा आंखें लाल हो जाएंगी, कपकपाएगा, तो सामने वाला व्यक्ति होगा उसको देख लेगा कि भाई ये बिल्कुल गुस्से में, इससे बात करना अच्छा नहीं है। तो संवेग स्थानांतरण हो गए। यानी इतने कार्य कौन करता है? भाषा करती है। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। फिर चलते भाषा के सिद्धांत।